हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग भारत में राष्ट्रवाद क्या पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद। आज की जो ये वीडियो लेक्चर है भारत के राष्ट्रवाद चैप्टर जो क्लास 10 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 है, और इसमें हम लोग इस चैप्टर से जितने बनने वाले ऑब्जेक्टिव हैं आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं या जितने प्रीवियस ईयर में बने हुए हैं उन सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। न केवल वस्तुनिष्ठ, उसका पूरी तरह से हम व्याख्या भी करेंगे, जिससे आपको इस पूरे चैप्टर का एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। और आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आपको पता लगेगा नहीं सच में पूरे चैप्टर का रिवीजन हो गया। तो चलिए हम लोग वीडियो का शुभारंभ करते हैं, है ना। आज का जो है पहला क्वेश्चन, आज का जो पहला क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वह कब लागू हुआ था, ये बताना आप सभी को। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ, बताइए। प्रश्न के आंसर बताइए जल्दी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आप जानते हैं कि 1878 ईस्वी में क्या हुआ, लागू हुआ। और उस समय पूछेगा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिटन था। 1878 ईस्वी में, कब, 1878 ईस्वी में। ये आपका आंसर ये सही होगा। अब देखिए इसके बाद 1879 में क्या हुआ था, इस समय क्या आया था। अच्छा, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है क्या। देखिए यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है कि इसमें जो है भारतीय जितने प्रेस थे जो हिंदी भाषा में जो छप रहे थे उसको क्या किया, प्रतिबंध किया गया इस एक्ट के तहत। और लॉर्ड लिटन इसके जो है ये एक्ट को लागू किया था, और इस एक्ट को ही गला घोटू एक्ट भी कहा जाता है। उसके बाद 1789 ईस्वी में आप लोगों को जानते होंगे इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल है क्या भाई, तो इल्बर्ट बिल भी समझ लीजिए। देखिए इल्बर्ट बिल एक ऐसा बिल है जिसमें यूरोपीय जितने भी भारत में रह रहे थे यूरोपीय व्यक्ति उनका भी और भारतीयों का भी जो है सुनवाई एक ही जज करेंगे। लेकिन इसका पूर्णतः विरोध ब्रिटिश या यूरोपियों ने किया, इसलिए इस बिल को अंग्रेज ने अंततः वापस ले लिया। यह इल्बर्ट बिल है। पूछ सकता है 2 नंबर में प्रश्न आपको। 1883 ईस्वी में क्या हुआ, तो 1883 ईस्वी भी महत्वपूर्ण रखता है आप लोगों के जो है इतिहास में। 1883 में इल्बर्ट बिल आया हुआ है। 1883 में इल्बर्ट बिल आया हुआ है। 1889 में आपको आर्म्स एक्ट आया है। आर्म्स एक्ट, कौन एक्ट, आर्म्स एक्ट। तो आर्म्स एक्ट क्या है, आर्म्स एक्ट वह एक्ट है जो भारतीय जो है अपना अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे, और अस्त्र शस्त्र रखेंगे तो उसके लिए किससे परमिशन की ज़रूरी है, अंग्रेज़ों से परमिशन की ज़रूरी है ना। और 1904 में क्या आया था, विश्वविद्यालय एक्ट, जिस पर जितने भी विश्वविद्यालय थे उस पर अधिकार किसका हो गया था, सरकार का। विश्वविद्यालय जितना थे उस पर अधिकार सरकार का हो गया था। तो पहला जो प्रश्न था 1878, उसका आंसर होगा लॉर्ड लिटन समय गवर्नर जो है वायसराय था। और ये 89 में क्या हुआ, आर्म्स एक्ट जो भारतीयों को अस्त्र शस्त्र रखने पर प्रतिबंध किया गया। 83 में इल्बर्ट बिल लाया गया, और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम लाया गया, जिस पर जितने भी विश्वविद्यालय उस पर सरकार का नियंत्रण स्थापित हो गया। और ये सभी कारण जो थे भारत में राष्ट्रवाद उदय के लिए एक राजनीतिक कारण साबित हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न कि अंग्रेज़ों द्वारा लगाए गए भू राजस्व विधि क्या है, बताइए, ये बताना है। अंग्रेज़ों द्वारा लगाया गया भू राजस्व लगान विधि था, कौन जो था भू राजस्व विधि था, तो रैयतवाड़ी भी भारत में जो था भू राजस्व विधि था। रैयतवाड़ी ऐसी एक लगान व्यवस्था है, भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें जो था लगान सीधे जो था किससे ले लिया जाता था, तो किसानों से लगान ले लिया जाता था। किससे बाबू, तो किसानों से लगान सीधे वसूल लिया जाता था। अस्थाई बंदोबस्त क्या है, ये परमानेंट। इसमें क्या था, इसमें ज़मींदार जो है इसी को
तहसीलदार थे, जमींदार, है ना। और यह लागू किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त का लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस, याद रखिएगा, अस्थाई बंदोबस्त किसने भारत में लागू किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इसके तहत जो है इसका जो था इसी तैयार किसने किया था? इसका जो लेखा जोखा तैयार किसने किया था? तो वो जो होगा जॉन शोर द्वारा इसका जो था तैयार किया गया था लेखा जोखा। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? और यह जो उत्तर भारत के बिहार, बंगाल, उड़ीसा वाले क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, याद रखिएगा। और इसके तहत जो था 90% जितने भी लगान वसूला जाता था उसका 90% भाग जो है अंग्रेज़ों को जाता था और 10% भाग जमींदारों को जाता था। महलवाड़ी व्यवस्था क्या है? महलवाड़ी भारत के मद्रास प्रांत, ये बंगाल प्रांत, ये हो गया मद्रास प्रांत में लागू हुआ, जिसके जो थे इसने किसने लागू किया इसको? तो महलवाड़ी व्यवस्था को तो मुन्नरों ने लागू किया। किसने किया बाबू लागू? मुन्नरों, याद रखिएगा, मुन्नरों ने लागू किया, ठीक ना। तो इसका उत्तर सही उत्तर हो जाएगा, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बोल रहा भारत का प्रथम ICS अधिकारी कौन था? बताइए। देखिए, भारत का प्रथम ICS मतलब होता है इंडियन सिविल सर्विसेज। पहले होता है जैसे आज के डेट में, आज के दिन में IAS का एग्ज़ाम होता था, उसी तरह से ब्रिटिश जब यहाँ पर थे तो उस तरह से ICS का एग्ज़ाम होता था, जिसमें एक DM बनता था, उस समय के इंडियन सिविल सर्विसेज अधिकारी बनता था। तो प्रथम कौन था? तो वो होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। उसके बाद किरण बेदी क्या होगा? प्रथम IPS हो जाएगा। क्या होगा? प्रथम IPS। अन्ना राज मल्होत्रम क्या होगा? प्रथम महिला IAS हो जाएगा, है ना। प्रथम महिला IAS। प्रथम महिला IPS कौन हो जाएगा? किरण बेदी। प्रथम महिला IAS कौन होगा? तो अन्ना राजम मल्होत्रा। प्रथम पुरुष IAS कौन हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी, है ना। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बताइए, प्रथम विश्व युद्ध में कौन धुरी राष्ट्र नहीं था? धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। कौन धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था? देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था कब हुआ? 1914 से लेके 18 तक हुआ, है ना। इसमें 2 भागों में बटा हुआ था। पहला जो था क्या था? मित्र राष्ट्र था, है ना। और दूसरा कौन था? पहला था मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा था? तो मित्र राष्ट्र में था फ्रांस था, ब्रिटेन था, अमेरिका था, ये सभी क्या था? मित्र राष्ट्र के सदस्य थे, है ना। रूस था। लेकिन वही धुरी राष्ट्र में कौन था? जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, और उसके बाद क्या था? तुर्की था। तो तुर्की था, है ना। तो इनमें से जो है कौन जो है सदस्य किसका है? धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था। तो ये इसमें आप देखिए उत्तर देखिए क्या किस तरह से। जर्मनी धुरी राष्ट्र का सदस्य था, तुर्की भी था, है ना, और ऑस्ट्रिया हंगरी भी था। जबकि ब्रिटेन किस चीज़ का था? वो था मित्र राष्ट्र था, है ना। ये क्या था? मित्र राष्ट्र। ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा सही उत्तर। ये सभी क्या था? धुरी राष्ट्र, सेंटर पावर थे, है ना। इसके बाद अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन उदारवादी नेता थे? उदारवादी नेता बताना है। उदारवादी नेता मतलब वैसा नेता जिनका जो है सिद्धांत जो है उदारता का सिद्धांत है। सिद्धांत कैसा है? उदारता का सिद्धांत है। तो आप जान रहे लाल बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये तीनों लोग क्या था? उग्रवादी थे। आपको बताया गया है उग्रवादी राष्ट्रवादी लिखिएगा, क्योंकि उग्रवादी केवल जो होता है नकारात्मक शब्द हो जाता है ना। तो राष्ट्रवादी, उग्रवादी और राष्ट्रवादी थे। लेकिन दादा भाई नौरोजी क्या थे? उदारवादी थे। और भारत के जो था द्वितीय जो था भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं। और ये प्रथम पारसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं दादा भाई नौरोजी। इसने ही जो है धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया बाबू? तो धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, है ना। धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। कौन सा? धन निष्कासन का सिद्धांत, याद रखिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? तो आप बोलिएगा दादा भाई नौरोजी द्वारा ये धन निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न पर आते हैं। चलिए, बड़ा ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे ये बताना है। बताइए। देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। और राजा राम मोहन राय जो थे
यह भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है ना। इनको राजा के नाम से भी जाना जाता है ना, राजा अकबर द्वितीय ने इसका उपाधि दिया था। उसके बाद भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी कहा जाता है। विलियम जोन्स कौन थे? तो एशियाटिक सोसाइटी का जो था, एशियाटिक सोसाइटी का जो था संस्थापक था। एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन था? विलियम जोन। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो ये जो थे महात्मा ज्योतिबा फुले, ये जो थे भारतीय जो था समाज सुधारक थे, जिन्होंने जो है पूरी तरह से महिला शिक्षा और जो है जाति पाति मिटाने में पूरी तरह से अपना योगदान दिया, और इनके ही आगे कारवा को बाबा साहब ने बढ़ाया। उसके बाद दयानंद सरस्वती का कौन थे? तो ये भी थे आर्य समाज के संस्थापक। दादा स्वामी दयानंद सरस्वती कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक थे। और इन्होंने बोला कि भारत भारतीय सब भारत है ना। आर्य समाज के संस्थापक हैं। क्या हैं? आर्य समाज के संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किसने की? ये बताना है प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना की, तो गदर पार्टी का स्थापना किसने की? लाला हरदयाल ने। कब भाई? तो 1913 ईस्वी में। कहाँ? तो कनाडा में, है ना। सभी तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो गदर पार्टी की स्थापना की कब हुआ? तो 1913 में। किसने की? लाला हरदयाल ने। कहाँ? तो कनाडा में की, है ना। उसके बाद एनी बेसेंट के संबंध में क्या जानते हैं? ये जो थे आयरिश महिला थी, है ना, आयरिश महिला थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला जो था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। और इसके बाद इसने जो थी होम रूल लीग की स्थापना की, है ना। भारत में होम रूल लीग की स्थापना की इन्होंने, है ना। होम रूल लीग की स्थापना की थी। इतना याद रखिएगा। आगे चलते हैं। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, है ना। चलिए अगला प्रश्न जो है, कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ आप बताइए। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 ईस्वी में, है ना। कब हुआ बाबू? कब हुआ? तो 1885 में हुआ। कब हुआ? 1885 में। किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम द्वारा 1885 में किया गया था। और उस समय जो था भारत का वायसराय कौन था? तो डफरिन था। कौन था? याद रखिएगा, डफरिन उस समय भारत का वायसराय था। 1907 में क्या हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया, माने बट गया 2 भागों में, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हो गया? विभाजन हो गया। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि 1916 में क्या हुआ? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ। क्या हो गया? और मुस्लिम लीग जो है एक हो गए। तो 1916 में क्या हुआ? सी ऑप्शन में इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग साथ ही साथ ये जो विभाजन हुआ था, कांग्रेस का विभाजन गर्मपंथी और नरमपंथी में, ये दोनों भी एक हो गए थे यहाँ पर। उस समय डफरिन वहाँ का क्या था? तो भारत का जब स्थापना हो रहा था, भारत में जब कांग्रेस का, उस समय डफरिन वायसराय था और ए.ओ. ह्यूम द्वारा उसका स्थापना किया गया। इसका जो था प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। याद रखिएगा इतना, ठीक ना। चलिए अगला बताते हैं। कांग्रेस और लीग का समझौता कब हुआ? तो 1916 में। और इस समझौता को हम लोग इस समझौता को लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बाबू? लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। पूरी अच्छी तरह से हर जो ऑप्शन को हम क्या कर रहे हैं, तो आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ना, हर ऑप्शन को, ताकि एक भी आपको छूटे नहीं। 1911 में क्या हुआ था? तो बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। बंगाल विभाजन क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। 1915 से 17 के बीच 1915 से 17 के बीच क्या हुआ? तो इसके बीच जो था होम रूल लीग चला भारत में, है ना। क्या चला? होम रूल लीग चला। और 1850 में आप जानते हैं कांग्रेस का स्थापना हुआ। तो कांग्रेस तथा लीग के समझौता को लखनऊ समझौता कहते हैं। और इसी में गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों क्या हुए थे? एक हो गए थे, है ना। ध्यान रखिए, बहुत अच्छे तरीके से इसको बता रहे हैं। और हर जो है टॉपिक जो है आपका क्लियर होते चला जाएगा। आप केवल लास्ट तक बने रहिए वीडियो में, है ना। चलिए एक और प्रश्न है, बताइए। लखनऊ समझौता के पश्चात भारत में गांधी की अध्यक्षता में खिलाफत आंदोलन कब हुआ? खिलाफत आंदोलन कब हुआ बाबू? 1920 में। चलिए 1915 में क्या हुआ? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। कहाँ से आए थे? तो साउथ अफ्रीका से कहाँ आ गए? इंडिया में आ गए, है ना, भारत आ गए।
1915 ईस्वी में। 1917 में क्या हुआ था, उन्होंने चंपारण विद्रोह वहाँ पर हुआ, क्या हुआ, चंपारण विद्रोह है ना, ये किसान आंदोलन है। और 1919 में क्या हुआ, तो रॉलेट एक्ट लागू हुआ। याद रखिएगा बहुत अच्छा से, रॉलेट एक्ट। यह रॉलेट एक्ट क्या था कि कोई भी जो यह इसको रॉलेट एक्ट क्या था, क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए एक नियम बनाया गया, किसी भी क्रांतिकारी करने वालों को बिना मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी एक्ट को रॉलेट एक्ट कहते हैं। और 2 नंबर में आप लोगों में पूछ सकता है यह प्रश्न। ठीक है, अगले हम लोग इसी की ओर चलते हैं ना, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये बताइए। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला अमृतसर में एक बाग है, वहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से भारतीय जो था रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहा था। लेकिन जनरल ओडायर, वहाँ के कौन सा था, एक जनरल ओडायर ने क्या कर दी, ओडायर ने गोली चलाने का अधिकार, जो गोली चलाने का क्या कर दी, आदेश दे दी, जिससे वहाँ पर 1000 लोगों की मृत्यु हो गई है ना। गोली चलाने की वजह से 1000 लोगों की मृत्यु हो गई, जनरल ओडायर ने दे दिया। और इसी घटना को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है ना। और इसके विरोध में भारत के कई लोगों ने, जैसे महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि जो था वापस कर दी। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपना जो है सिविल सेवा का पोस्ट छोड़ दिए। उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में आपको इतना याद रखना है। और जनरल ओडायर को मारा किसने, तो ऊधम सिंह ने मारा था। 1914 में क्या हुआ था, तो आप जान रहे हैं 1914 में जो था प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1919। ये तो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, किसी से संबंध नहीं, ताकि घबराने के लिए दिया गया। नवंबर 1919 को क्या हुआ था, तो महात्मा गांधी को खिलाफत का क्या बनाया गया था, नेता बनाया गया था। क्या बनाया गया था, खिलाफत का नेता है ना। खिलाफत का जो खिलाफत आंदोलन हुआ था भारत में, उसका क्या किया गया था, खिलाफत का नेता बनाया गया था महात्मा गांधी को नवंबर 1919 को। चलिए, इसके बाद बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, प्रश्न टपक सकता है इस तरह के, है ना। तो बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, वायसराय ये बताना है। तो लॉर्ड कौन था, लॉर्ड कर्जन था। 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन किया था उसने। लेकिन 1911 में इसको क्या कर लिया गया, वापस ले लिया गया है ना। और इसी समय में 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हो गया था। क्या हो गया था बाबू, तो कांग्रेस का विभाजन हो गया था। लॉर्ड लिटन क्या था, तो लॉर्ड लिटन आप जान रहे हैं कि इंडियन प्रेस एक्ट, इंडिया के जो था प्रेस एक्ट जो था, उसको इंडिया प्रेस एक्ट के समय कौन था, या आर्म्स एक्ट के द्वारा, आर्म्स एक्ट जो था, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट दोनों के एक्ट को लाने वाला कौन सा वायसराय था, तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड हार्डिंग क्या था, जब 1911 में वापस हुआ तो उस समय लॉर्ड हार्डिंग सेकंड क्या था, वहाँ का वायसराय था। ये भी पूछ सकता है कि बंगाल विभाजन के समय ये था, लेकिन बंगाल विभाजन जब वापस हुआ 1911 में, उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग था। और लॉर्ड कैनिंग कौन था, तो जब 1857 का जब क्रांति हुआ था, 1857 का क्रांति हुआ था, है ना। 1857 का जब क्रांति हुआ उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था, है ना। 1857 के क्रांति के पश्चात, है ना, पश्चात भी और क्रांति के समय भी लॉर्ड कैनिंग ही था। तो इतना आप याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रश्न आइए गया जो बताया जा रहा था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप कौन सी उपाधि त्याग दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर में नाइटहुड का उपाधि त्याग दी। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ना, बिल्कुल क्या है, सही बात है। इसके बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी। उसके बाद शंकरन नायर ने क्या किया कि जो था कि वायसराय के कार्यकारिणी समिति से अपना त्याग पत्र दे दिया। तो इसमें उत्तर आपका हो जाएगा सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। और जालियांवाला बाग हत्याकांड यदि 2 नंबर में पूछा जाता था, आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि उतना जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बता दिया गया इस वीडियो में, है ना। उसके बाद हम लोग अब आगे प्रश्न बढ़ते हैं ना। भारत में खिलाफत आंदोलन कब हुआ और किस देश के समर्थन में शुरू हुआ, इसके संबंध में हम लोग जानेंगे, है ना। किस देश के समर्थन में हुआ, तो खिलाफत आंदोलन आप जान रहे हैं कि खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ, तो आप जान रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट वर्ल्ड वार था, उसका जो था उसके पश्चात, फर्स्ट वर्ल्ड वार के पश्चात, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो था, इसके पश्चात क्या हुआ कि
जो था, जो जीता हुआ राष्ट्र था, जिससे जो मित्र राष्ट्र था वो धुरी राष्ट्र के साथ क्या कर रहा था, संधि कर रहा था। उसी तरह से ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन द्वारा संधि किया गया तुर्की से 1920 ईस्वी में। और इसमें बताया गया कि वहाँ का जो था तुर्की में जो ऑटोमन साम्राज्य है उसका विघटन किया जाएगा। साथ ही साथ वहाँ के जो था विघटन किया जाएगा, साथ ही साथ वहाँ के जो था तुर्की के जो पूरे विश्व का एक मुस्लिम जो समाज होता है, धर्म होता है, उसके प्रमुख खलीफा जो राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता था उसको पद पर हटाया जाएगा, मतलब खलीफा के पद को समाप्त किया जाएगा। इसी के विरोध या खिलाफत आंदोलन का अर्थ होता है खिलाफ, और खिलाफ मतलब होता है विरोध करना। तो भारत में जो अंग्रेज़ों ने खिलाफ किया, ब्रिटिशों का खिलाफ किया, उसी को भारत में जो आंदोलन है उस आंदोलन को क्या कहते हैं, खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे भारत में, तो महात्मा गांधी, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं 1920 तुर्की सही उत्तर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद 1815 में क्या होता है, फ्रांस में एक संधि हुआ था, उसको हम लोग जानते हैं कौन सा, वाटरलू का संधि। क्या कहा जाता है, वाटरलू का संधि कहा जाता है। 1815 नहीं, वियना सम्मेलन हुआ था, वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, है ना, वियना सम्मेलन, ध्यान रखिएगा, है ना। उसके बाद असहयोग आंदोलन के कारण क्या क्या था, असहयोग आंदोलन। इसके बाद देखिए असहयोग आंदोलन, गांधी जी, महात्मा गांधी जो था असहयोग आंदोलन करते हैं तुर्की के, अब जान रहे हैं वहाँ पर जो आंदोलन के, उसके पश्चात भारत में आंदोलन स्टार्ट करते हैं, असहयोग आंदोलन, जिसमें मुद्दा कौन कौन से था कि खिलाफत वाला मुद्दा था, कि खिलाफत मुद्दा था, है ना, डार्क ले लेते हैं कलर, खिलाफत मुद्दा। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड भी एक ऐसा घटना हुआ जिसके विरोध में भारत में एक आंदोलन हुआ, और ये भी कारण था कि असहयोग आंदोलन हुआ भारत में, और स्वराज की प्राप्ति भी एक कारण था। और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब किया तो इसने बोला कि पूरी तरह से बहिष्कार करना है, किसके बहिष्कार करना है, हम सभी चीज़ें लिख नहीं सकते लेकिन बोल रहे हैं, और आप लोग ध्यान से सुनिए। बहिष्कार, भारतीय विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाएगा, चाहे वो कपड़ा हो, विदेशी कपड़ा हो या विदेशी कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ का विरोध किया जाएगा। यहाँ तक कि स्कूल कॉलेजों का भी विरोध किया जाएगा। साथ ही में साथ किसी भी अंग्रेज को कर नहीं देना है ना। तो इसी तरह ये आंदोलन हुआ, और इसी आंदोलन को हम लोग इतिहास में असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो 1920 में हुआ। और महात्मा गांधी द्वारा यह पहला जो था आंदोलन था भारत में, जो था अखिल भारतीय आंदोलन, पूरे भारत पर चलाया गया आंदोलन, प्रथम आंदोलन था असहयोग आंदोलन, है ना। चलिए अगला प्रश्न, तो इसका उत्तर आपका ऑल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, ऑल हो जाएगा। इसके बाद असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब आया, है ना। चलिए असहयोग आंदोलन का हम लोग देखेंगे, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब आया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव, तो हम जानते हैं कि असहयोग आंदोलन एक कलकत्ता में अधिवेशन हुआ सितंबर 1920 में, जिसके द्वारा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। और ये एक विशेष अधिवेशन था, चूँकि जितने भी अधिवेशन होते थे कांग्रेस के, वह दिसंबर में होते थे, साल के अंत में दिसंबर में होते थे। 1916 में क्या हुआ, तो गर्मपंथी, है ना, गर्मपंथी और नरमपंथी में क्या हुआ, संधि हो गया, है ना। साथ ही साथ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तथा मुस्लिम लीग भी एक हो गया, है ना, मुस्लिम लीग ML, है ना, मुस्लिम दोनों का हो गया एक हो गया। और दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन क्या है, तो इतना समझिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा आपका B उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौरा चौरी की घटना कब हुआ, चौरा चौरी का घटना, चलिए बताइए इसको, चौरा चौरी का घटना कब हुआ। देखिए चौरा चौरी का घटना देखिए, जब असहयोग आंदोलन हो रहा था वह स्थगित क्यों हुआ, उसके संबंध में, तो उसके लिए जिम्मेवार कोई घटना था तो था चौरा चौरी घटना। चूँकि महात्मा गांधी बोल रहे थे कि देश में किसी भी प्रकार का जो है अहिंसक घटना नहीं होगा, लेकिन जो है एक चौरा चौरी जो एक स्थान है जो गोरखपुर में, वहाँ पर लोग शांतिपूर्ण ढंग से एक अपना रैली कर रहे थे, राजनीतिक रैली कर रहे थे, लेकिन उस पर पुलिस ने जो था, ब्रिटिश पुलिस ने जो था, पुलिस जो है डंडा चार्ज करवा दिया, है ना। और उस डंडा चार्ज के विरोध में क्या किया कि जितने भी वो आंदोलनकारी थे वो पूरी तरह से उग्र हो गए, है ना, और पूरी तरह से उस जो है थाने को जला दिए। अंततः जो है 22 पुलिसकर्मियों का मौत हो गया, और इसी घटना को इतिहास में चौरा चौरी घटना के नाम से जाना जाता है, जो 5 फरवरी 1922 को हुआ था, है ना।
5 फरवरी 1922 को क्या हुआ, चौरा चौरी घटना हुआ है ना। और 22 फरवरी को क्या किया कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। क्या कर लिया, वापस ले लिया असहयोग आंदोलन को। असहयोग आंदोलन क्या कर लिए, वापस ले लिया गया 12 फरवरी 1922 को। और लेकिन यह चालू कब हुआ था, तो जनवरी 1921 में चालू हुआ था। 12 फरवरी को वापस ले लिया गया। इसके लिए बहुत सारे नेता मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वो क्या कर थे, इनके क्या आलोचना कर रहे थे कि ये जो था घटना अहिंसक था, लेकिन जालियांवाला बाग हत्याकांड से ज़्यादा अहिंसक नहीं था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जालियांवाला बाग हत्याकांड में हज़ारों लोगों को मार दिया और कितने हज़ार लोग घायल रहे, और मात्र आप 22 जो था ये ब्रिटिश लोग मारे गए, तो उसके लिए आप ये अहिंसक घटना बता रहे हैं। तो ये इसलिए आलोचना भी यहाँ पर होता है ना। इसके बाद हम लोग साइमन कमीशन भारत कब आया, अगला प्रश्न पर आते हैं कि साइमन कमीशन भारत कब आया, ये बताइए। देखिए साइमन कमीशन क्या था, देखिए भारत चूँकि देखिए 1919 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम आया था। और ब्रिटिशों ने यहाँ पर बोला कि भारत शासन अधिनियम 1919 के बाद 10 साल बाद, मतलब कि 1929 में फिर लाएगा, क्या लाएगा, जो तब एक लाएगा, कानून लाएगा, है ना, जो भारतीयों में जो सुधार आंदोलन का सुधार लाएगा, है ना, सुधार किया जाएगा भारतीय के विधि व्यवस्था में। तो 1929 में यह आने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि ब्रिटेन में क्या था, ब्रिटेन में चुनाव था, और जो ब्रिटेन में दो पार्टी हैं, एक लिबरल पार्टी है और एक लिबरल पार्टी है, लेबर पार्टी है, और दूसरा कंजर्वेटिव पार्टी। और सरकार जो था 1919 में कंजर्वेटिव पार्टी का था, और यहाँ पर इनको लग गया कि कंजर्वेटिव पार्टी की इस बार हारने वाले हैं, इसलिए ये लोग जो था लेबर पार्टी पर नहीं छोड़ना चाहते थे कि वो भारत में आकर किस तरह से कानून बनाएंगे या भारत को क्या आज़ाद भी कर सकते हैं ना। इसलिए 1927 में, नवंबर 1927 में उन लोगों ने क्या किया, एक इस अधिनियम का लाने के लिए एक आयोग गठन किया, जिसको साइमन कमीशन कहा जाता है। ये 7 सदस्यीय एक थी आयोग थी, जिसमें सभी सदस्य क्या थे, विदेशी थे, है ना, सभी सदस्य जो था ब्रिटिशर्स थे। और ये जो भारत जब आ रहा था, भारत 3 फरवरी 1928 को, इसलिए इसका पूर्णतः विरोध हुआ, और इसी को साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन क्या है, तो बता दीजिएगा। 1919 में क्या आया था, भारत शासन अधिनियम। 29 में आने वाला था लेकिन आया नहीं, है ना। तो 3 फरवरी 1928 को भारत के बम्बई में क्या था, यह भारत में प्रवेश किया, और यहीं पर जो था साइमन गो का नारा लगाया गया पूरी तरह से, साइमन गो, और काला झंडा लहराया गया पूरे भारत में, है ना। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया, है ना। लेकिन नवंबर में इसका जो था आयोग का गठन किया गया। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न। नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्ष कौन था, बताइए। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन था भाई, महात्मा गांधी तो नहीं थे, है ना, महात्मा गांधी नहीं थे, मोतीलाल नेहरू थे, है ना। जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। ये चूँकि जवाहरलाल नेहरू के बेटा हैं, मोतीलाल के नेहरू बेटा हैं जवाहरलाल नेहरू, है ना। और देखिए नेहरू रिपोर्ट क्या है, उस समय जो कानून का जब विरोध हो रहा था, तो लॉर्ड बिरकनहैंड भारत का क्या था, भारत सचिव था। उस समय को क्या था, भारत सचिव था। और इसने जो था भारत सचिव होते हुए इसने एक क्या किया कि चुनौती दी भारतीयों के, यदि आप कानून बना सकते हैं तो आप बनाइए, ये हम आपको चुनौती देते हैं। लेकिन भारत के सभी जो पार्टी हैं, सब एक सहमत हुए, क्योंकि बिरकनहैंड जानता था कि भारत की ये कभी एक नहीं हो सकते हैं। इसी के संबंध में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक गठन के सर्वदलीय मीटिंग बुलाया गया, और उसमें मोतीलाल नेहरू को क्या बना दिया गया, वहाँ का मोतीलाल नेहरू को बना दिया गया, अध्यक्ष बना दिया गया। और सर्वदलीय मीटिंग में जो रिपोर्ट तैयार हुआ, उसी रिपोर्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो पूछेगा 2 मार्क्स में क्वेश्चन नेहरू रिपोर्ट का, तो आप लिख सकते हैं ना। और अगले प्रश्न की ओर चलेंगे हम लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए मास्टरदा किसको कहते हैं, सूर्य सेन को हम लोग क्या कहते हैं, मास्टरदा कहते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत में क्रांतिकारी घटनाओं के लिए, है ना, घटना बहुत सारे किए हैं ना। और इन्होंने जो था भारत में क्रांतिकारी घटना करते हुए चटगांव में एक क्रांतिकारी शस्त्रागार पर ये जो अंग्रेज़ों ने छापा मार दिया, जिसमें सूर्य सेन पकड़े गए। इनको ही क्या कहा जाता है, मास्टरदा के नाम से जाना जाता है ना। जवाहरलाल नेहरू को आप जानते हैं कि चाचा के नाम से जाना जाता है ना। और नेताजी किसको बोला है, सुभाष चंद्र बोस को। तो याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम सब।
है ना। चलिए अब आते हैं हम सब, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई, ये बताना है। पूर्ण स्वराज की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग भारत में जो था कब किया गया, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। इसलिए हम लोग भारत इस दिन हम लोग क्या बनाते हैं, रिपब्लिक डे मनाते हैं। देखिए क्या है, इसका कहानी कहाँ से स्टार्ट होता है, ये पूर्ण स्वराज वाली बात है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा ना। देखिए दिसंबर 1929 में कांग्रेस का क्या था, अधिवेशन था। क्या था, कांग्रेस का अधिवेशन था। और उस अधिवेशन में कांग्रेस के इस अधिवेशन में यह कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था ना, लाहौर में हुआ था। जिसका अध्यक्षता किसने किया, ये कहाँ हुआ बाबू, लाहौर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया है ना। और इसी समय 31 दिसंबर 1930 किसने क्या किया, मध्य रात्रि में 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि में इन्होंने रावी नदी के तट पर क्या किया, एक झंडा लहराया है ना, भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराया। और 26 जनवरी 1930 को इन्होंने क्या किया, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर दी। और 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ, भारत आज़ाद हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा बी इज योर राइट आंसर जगह है ना, बी इज योर राइट आंसर इसका, कि पूर्ण स्वराज का मांग कब की गई, 26 जनवरी 1930, सी सही उत्तर हो जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं दांडी यात्रा। चलिए दांडी यात्रा बताइए, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई, बताइए। देखिए दांडी यात्रा जो है, ये जो है भारत में जो था असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही पार्ट था, जिसका शुरुआत कहाँ से हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से होता है ना। दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये हुआ साबरमती से है ना, साबरमती इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए दांडी क्या था, दांडी का यात्रा किया जा रहा था, शुरुआत किया गया साबरमती से और पहुंचा कहाँ पर, दांडी में जाकर क्या हुआ, इसका हम लोग अंत कर दिए, नमक कानून तोड़े। इसके बारे में हम लोग थोड़ा मैप देख लेते हैं ना, मैप से इसको अध्ययन करेंगे है ना। चलिए मैप देखिए, मैप क्या है और मैप पर हम लोग अध्ययन भी करेंगे इसका। ठीक, देखिए क्या है, ये भारत में जो था गुजरात में यहाँ पर एक स्थान है दांडी है ना, क्या है, थोड़ा पेन का आकार थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ना, यहाँ पर दांडी है ना। और दांडी से यहाँ पर दांडी से यात्रा किया गया साबरमती से दांडी। दांडी क्या है, गुजरात का एक तट है, यहाँ पर क्या है, दांडी स्थित है ना, और यहाँ पर क्या है, साबरमती स्थित है। तो यहीं से स्टार्ट होता है साबरमती, और यहाँ से यह यात्रा स्टार्ट होता है 12 मार्च 1930 को। कब हुआ, 12 मार्च 1930 को, 12 मार्च 1930 की घटना है, 1930 को यह स्टार्ट होता है। और यहाँ पर जो है 6 अप्रैल को 1930 को यह दांडी पहुंचकर जो है नमक का जो है कानून तोड़ देते हैं है ना। और इसके तहत इन्होंने 24 दिन की यात्रा की, जिसमें 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा इसलिए की क्योंकि इस आंदोलन में जो है लोग जुड़ सके है ना, इसलिए उन्होंने पैदल यात्रा की है ना। और इसी को जो है इस यात्रा का आकर यहाँ से क्या के नमक कानून तोड़ दिया। और यहाँ से इन्होंने धरसाना की यात्रा की, जो महाराष्ट्र में स्थित है। लेकिन इनको बीच में ही यहाँ पर जो है सोलापुर में, सोलापुर महाराष्ट्र में इनको क्या किया गया, सोलापुर महाराष्ट्र में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। और यहाँ धरसाना के जो था एक नमक फैक्ट्री था, वहाँ पर जो था सरोजनी नायडू ने क्या किया, वहाँ पर आंदोलन किया है ना। उसी तरह से इसका अलग अलग क्षेत्र में परदेशी के जो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जगहों पर इसका विस्तार भी देखने को मिलता है, उसको आप समझ लिए थोड़ा सा। देखिए ये जो है केरल में इसका विस्तार आप देखिएगा, तो केरल में इसका नेतृत्व किसने किया, तो कलप्पन ने किया था। किसने किया था, कलप्पन। चूँकि केरल में कहाँ से कहाँ तक हुआ था, तो आपको कालीकट से लेकर, केरल में जो था यह आंदोलन कालीकट से लेकर पेन्नार तक हुआ था है ना। कहाँ से कहाँ तक हुआ, तमिलनाडु में ये कहाँ से हुआ, केरल में कहाँ से कहाँ तक हुआ, केरल में के केलप्पन इसका नेतृत्व किए थे, के केलप्पन है ना, इसका नेतृत्व किए थे। कहाँ से कहाँ तक हुआ था बाबू, तो यह कालीकट से पेथानूर तक है ना, कालीकट से यह
नूर तक यह हुआ था, और यह मालाबार तट के नज़दीक है ना, यहाँ पर याद रखिएगा। उसी तरह से आप यहाँ पर देखिएगा, इस वाले क्षेत्र में, मद्रास वाला क्षेत्र में, तो यहाँ पर किसने, मद्रास वाला क्षेत्र में किसने किया था, तो सी राजगोपालाचारी ने किया था। किसने किया था, सी राजगोपालाचारी है ना, सी राजगोपालाचारी है ना, सी राजगोपालाचारी ने इसका क्या किया, यहाँ पर नेतृत्व किया। और इसने भी यहाँ पर समुद्र तट पर त्रिचनापल्ली से बेदरायण तक जाकर इसने नमक कानून को भंग किया। इसी तरह से इसके अन्य और क्षेत्र में देखें, ये तो हो गया समुद्री क्षेत्रों में, इसके अलावा भी अलग अलग क्षेत्रों में इसका आंदोलन हुआ। जैसे कि हम लोग यहाँ देखेंगे नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर ये देखिए नॉर्थ ईस्ट में एक जगह है, नॉर्थ ईस्ट में आप देखिएगा यहाँ पर नागालैंड और मणिपुर में कौन थी, एक महिला थी, 13 वर्षीय एक बेटी थी, जिसने भारत के लिए उस समय असहयोग आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, जिसका नाम है रानी गेडाल्यू। उस समय मात्र 12 वर्ष की उम्र में, 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने वहाँ पर आंदोलन किया, रानी गेडाल्यू। और इसको जो था गिरफ्तार कर लिया गया, और स्वतंत्रता के बाद इसको रानी कहकर इनको जो है सम्मान दिया गया। और गेडाल्यू, इसको कहीं गेडाल्यू है ना, इस तरह से नाम आता है ना। बिहार में इसका विस्तार जो था, सहयोग आंदोलन का विस्तार किस रूप में था, चौकीदारी कर का विरोध हो रहा था ना, चौकीदारी कर का विरोध हो रहा था। उसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर एक जो था पेशावर में यहाँ पर जो था सीमांत गांधी के नाम से जानते, पेशावर में एक जगह है, पेशावर, ये आपका हो गया पेशावर। यहाँ पर किसने किया आंदोलन, तो अपने यहाँ पर सीमांत गांधी जिसको कहा जाता है, उनका नाम है सीमांत गांधी, अब्दुल गफ़ार है ना, अब्दुल गफ़ार खान, ये जी खान लिख रहे हैं है ना, ध्यान दीजिएगा। इनको हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, और इनको जो था सीमांत गांधी या बादशाह खान भी कहा जाता है, इन्होंने एक जो था संगठन का स्थापना की, जिसको हम लोग खुदाई खिदमतगार कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि खुदा का सेवक होता है। और उसने ये पूरी जो संगठन था लाल कुर्ता पहनता था, इसलिए इसने लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पेशावर में किसने किया, ये पूछा जाता है, सीमांत गांधी किनको कहा जाता है ना। तो चलिए, आप समझ चुके होंगे कि क्या है असहयोग आंदोलन पूरा अच्छा से विस्तृत तरीक़ा से। तो चलिए, उसके बाद अगला हम लोग प्रश्न, हाँ यहाँ पर देखिए प्रश्न देखिए, दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई, तो आपको साबरमती से शुरू हुई, और कहाँ पहुँचा, दांडी तक पहुँचा है ना। तो इसका उत्तर साबरमती होगा, लेकिन दांडी उत्तर 6 अप्रैल तक को पहुँचकर वहाँ पर महात्मा गांधी नमक कानून तोड़ते हैं। और मद्रास में किसने ये आंदोलन किया था, तो सी राजगोपालाचारी। और केरल में किसने, तो के केलप्पन है ना, के केलप्पन। और इसीलिए ऑप्शन दिया गया ताकि बच्चा घबराए यहाँ पर कि मद्रास में सुनता है, जब पढ़ता है बच्चा तो मद्रास में सुनता है कि वो सी राजगोपालाचारी की, तो उसका भी आंसर टिक कर देता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण यह जो है ना। इसके बाद बादशाह खान किसको कहा जाए, आ गया प्रश्न, अगला प्रश्न है ना, बादशाह खान अब्दुल गफ़ार खान को क्यों कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो हम लोग इनको क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। मास्टरदा किसको कहा जाता है, तो सूर्य सेन को कहा जाता है। सूर्य सेन जो चटगांव में जो था अस्त्रागार पर जो छापा मारा गया था, उसमें पकड़े गए थे इन्होंने, इसलिए मास्टरदा कहा जाता है इनको, क्योंकि इसका प्लान बहुत ही सटीक रहता है, इसलिए इसको मास्टरदा कहा जाता है। और गुरुदेव किसको कहा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर को कहा जाता है। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है, तो बादशाह खां भी कहा जाता है उनको, अब्दुल गफ़ार खान को कहा जाता है ना। इन्होंने खुदाई खिदमतगार एक संस्था स्थापना की, और उसके साथ ही उनके एक संगठन का जो था लाल कुर्ता पहनता, इसलिए लाल कुर्ता संगठन भी इनको कहा जाता है ना। गांधी इरविन समझौता किसके द्वारा हुआ है ना, गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ, तो यहाँ पर ध्यान देना है, गांधी इरविन समझौता को हम लोग किस नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। किस चीज़ के नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से जानते हैं ना, दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, असहयोग आंदोलन स्थगित करने के लिए इरविन ने गांधी के साथ समझौता किया, लेकिन गांधी जी का 11 सूत्री मांग था, जिस पर इरविन राजी नहीं हुआ। और इसी जो है हम लोग समझौता को गांधी इरविन समझौता कहते हैं। और यह समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। और अब कभी पूछ देगा इसका उत्तर कौन जाएगा, ये हो जाएगा उत्तर है ना, गांधी और इरविन के बीच, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच जो समझौता हुआ उसको
पूना समझौता के नाम से जाना जाता है ना। तो पूना समझौता पूछेगा किन के बीच हुआ, तो आप लिखिएगा पूना समझौता क्या है। तो महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में जो समझौता हुआ उस समझौता को पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। इसमें महात्मा गांधी ने बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा प्राप्त जो गोलमेज सम्मेलन में जो प्राप्त हुआ अधिकार था उनको कम करने के लिए एक अनशन की, है ना, अनशन की, और उसी अनशन के बाद जो समझौता होता है उस समझौता को गांधी इरविन समझौता, गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर समझौता कहा जाता है, या उसको पूना समझौता कहा जाता है। और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता उसको हम लोग क्या कहते हैं, लखनऊ समझौता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बाबू, तो लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन, गांधी द्वारा सफल आंदोलन था, कौन कौन सफल आंदोलन थे ये बताइए। देखिए गांधी द्वारा सफल आंदोलन में था चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद, तीनों जगह। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंपारण आंदोलन क्या था, चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ, बिहार में हुआ, है ना। देखिए यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था, क्या था, प्रथम सत्याग्रह था। यह किसानों के द्वारा जो था तिनकठिया जो प्रणाली था, नील की खेती के लिए तिनकठिया प्रणाली था, उसके विरोध में आंदोलन किया गया। और इस समय बिहार में जो था राजकुमार शुक्ल एक नेता थे जिन्होंने महात्मा गांधी को आमंत्रित किया और इस संबंध में एक आंदोलन हुआ और उस आंदोलन को चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। और यह महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था। खेड़ा का कहाँ हुआ था, यह हुआ था, खेड़ा क्या था कि खेड़ा देखिए गुजरात में हुआ था, कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, चंपारण बिहार में हुआ था, 1917 में हुआ। और खेड़ा में क्या था कि खेड़ा में जो था ये भी एक किसान आंदोलन है ना। और वहाँ पर जो था लोगों के द्वारा क्या कहता, फसल जो बोया गया था वो पूरी तरह से फसल नष्ट हो गया था। फिर भी फसल नष्ट होने पर भी क्या किया गया, तो अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ पर कर मांगा गया, कर वसूला गया। और उसके विरोध में किसानों ने जो आंदोलन किया उस आंदोलन को खेड़ा आंदोलन कहते हैं। और उसका समर्थन के लिए महात्मा गांधी वहाँ पहुँचे और अंततः ये भी उनका जो सफल आंदोलन रहा, इसमें सफल रहे। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ 1917 में। इसके द्वारा देखिए उस समय 1917 में भारत में प्लेग फैला हुआ था और प्लेग के फैलने के कारण अहमदाबाद जो मिल था उससे क्या था, जो था मजदूरों को, यह प्रथम मजदूर आंदोलन था ना, तो उसको इथी बोनस मिलता था, बोनस। जिस तरह से कोरोना आया उसी तरह से वहाँ पर भी प्लेग आया हुआ था ना, तो बोनस मिल रहा था। और बोनस के लिए 50% मिल रहा था, लेकिन जो ही ख़त्म होने लगा तो वो बोनस को हटा दिया गया, है ना। और इसलिए जो था भूख हड़ताल कर दिया गया जो था कि मिल के जो मजदूरों के द्वारा। और यहाँ पर महात्मा गांधी को बुलाया गया, लेकिन 50% से न मानकर, और यहाँ पर जो था मिल मालिक 25% दे रहा था बोनस, लेकिन राजी नहीं हुआ यहाँ के जो था मजदूर। इसलिए महात्मा गांधी गए और 50% न कहकर 35% पर दोनों के बीच में शिफ्ट करवा दिया, 35% बोनस मिलेगा। और इस यह जो था प्रथम भूख हड़ताल आंदोलन था महात्मा गांधी के द्वारा। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न की ओर, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, चलिए बताइए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ, तो केरल में हुआ, केरल में हुआ मोपला विद्रोह, है ना। बिहार में कौन सा विद्रोह हुआ, तो चंपारण विद्रोह, आप जानते हैं अभी जस्ट चंपारण विद्रोह हुआ, है ना, चंपारण विद्रोह हुआ। उसी तरह गुजरात में कौन हुआ, तो खेड़ा हुआ, है ना, खेड़ा विद्रोह हुआ। उसी तरह बंगाल में कौन सा हुआ, तो बंगाल में आप जान रहे हैं कि चौकीदारी आंदोलन भी हुआ, बिहार बंगाल दोनों में, है ना, चौकीदारी जो था आंदोलन हुआ, है ना। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा सही, केरल हो जाएगा उत्तर। पूछा गया प्रश्न है रंपा विद्रोह कब हुआ था बताइए। देखिए रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था, 1916 में, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया आप लोगों के यह एग्जाम में कि रंपा विद्रोह कब हुआ। और दक्षिण भारत में यह हुआ कहाँ, तो दक्षिण भारत में गोदावरी जो पहाड़ी है उसके रंपा प्रदेश में हुआ था यह, है ना। और 1916 में यह विद्रोह हुआ। उसी तरह से 19 अक्टूबर 1914 में कौन हुआ था, खोंड विद्रोह हुआ था, याद रखिएगा। खोंड विद्रोह कब हुआ, तो 1914 में, आपको याद रखना है ना। उसके संताल विद्रोह 1917 में हुआ था बिहार वाले प्रदेश में, है ना, और छोटा नागपुर के पठार में। उसी तरह से उरांव विद्रोह कब हुआ, तो 1914 से लेकर 20 में। इसके मुख्य नेता कौन था, ताना भगत। उरांव बिहार में एकमात्र पाया जाने वाला वर्तमान में जनजाति है और ये भी छोटा नागपुर प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ। उसके बाद अगला 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना किसने की, तो ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। तो आंसर ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा।
भूमेश चंद्र बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे, क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे, है ना। और इसके बाद बदरुद्दीन तैयब क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष, कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष। तो पूरी तरह से ऑपरेशन हो गया है कि क्वेश्चन का हर ऑप्शन का भी क्या है, क्यों दिया गया है ना। तो इस तरह से आपका लगभग 30 तो इसमें ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 4 ऑब्जेक्टिव समय जोड़िए तो 100 ऑब्जेक्टिव के आसपास आपका ऑब्जेक्टिव यहाँ से तैयार हो गया होगा। और हमको लगता है कि लगभग प्रश्न कवर कर दिया गया। और यदि कोई बच रहा है तो आगे के वीडियो में ऐसा प्रयास किया जाएगा कि आपका हो कि पूरी और कवर किया जाए। कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ ये बताना आपको। तो 1920 में एम.एन. राय के द्वारा ताशकंद जगह पर इसका स्थापना किया गया था ना। 1925 में के.बी. हेडगेवार द्वारा क्या होता है, हेडगेवार, तो इसने के.बी. हेडगेवार द्वारा किसने किया था, आरएसएस, आज जो आरएसएस है उसका स्थापना किसके द्वारा गया, 1925 में के.बी. हेडगेवार के द्वारा, याद रखिएगा और पूछा जा सकता है। चित्तरंजन दास 1922 में क्या किए थे, ये स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे, है ना, स्वराज पार्टी के स्थापना किए थे, है ना। और अंततः इस 1922 में इसका स्थापना हुआ। और बहुत जल्द ही 2-3 साल के बाद जो है 4-5 साल बहुत मैंने जल्द ही यह जो है टूट गया, है ना, पार्टी। और अंततः जो था इसका कांग्रेस में विलय कर लिया गया था, चित्तरंजन दास। और इसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, MLN, है ना, तो मोतीलाल नेहरू थे। उसके बाद आया मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, इसका बताना। देखिए मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ, तो मुस्लिम लीग का स्थापना अब जान रहे 1906 में सलीम उल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में किया गया। और यह 1906 में बंगाल विभाजन के पश्चात किया गया। और ये जो था कहीं ना कहीं फूट डालो और शासन करो के नीति के तहत ही इसका स्थापना किया गया, ताकि हिंदू और मुस्लिम दो संप्रदाय बढ़ जाए और ये अपने आप में लड़ते रहें और हम यहाँ पर अपना आराम से क्या करें, आंदोलन जो है अपना जो है आराम से हम इन लोगों का शोषण करते रहें, आराम से यहाँ पर हम राज और शासन करते रहें। 1885 में जहाँ रहे कांग्रेस का स्थापना हुआ, उस समय डफरिन क्या था, वायसराय था, है ना। इस समय कौन था, 1906 में कर्जन था। पूछ देगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय वहाँ का वायसराय कौन था, तो कर्जन था, लॉर्ड कर्जन, जो बंगाल विभाजन किया था। मोहम्मद अली जिन्ना क्या है, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर लिख लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। इसने भारत और पाकिस्तान के विभाजन के लिए 2 नेशन थ्योरी दिया। और 1914 में क्या हुआ था, खूंड विद्रोह हुआ था, इसको याद रखिएगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा बी, उत्तर इसका सही हो जाएगा। यदि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हो रहा होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि कहीं आपको दिक्कत आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको एक कमेंट करने से हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच। यदि आपने वीडियो लास्ट तक देखा हो तो मेरा उम्मीद है कि आपको पूर्ण रूप से आपको क्या होगा, फ़ायदा पहुँचेगा। थैंक यू सो मच।